मैं आपको बारी बारी से बोल चुका हूँ, वैल्यू इन्वेस्टिंग के चक्कर में आप महीनों तक पड़े रहते हो। जब तक उस बिजनेस के अंदर वापस सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ 20% से ऊपर नहीं आएगी, वो शेयर उतना तेजी से ऊपर नहीं तोड़ेगा। तो अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो उस वैल्यू इन्वेस्टिंग के चक्कर में? अपना कैपिटल को आगे कंपाउंड होने से क्यों वेस्ट कर रहे हो उस वैल्यू इन्वेस्टिंग के चक्कर में? हेलो एवरीवन, एचसीएल टेक के क्वार्टर टू के रिजल्ट आ गए हैं। तो आज क्वार्टर टू के रिजल्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं मेरी इनसाइट शेयर करूंगा, जो रिसर्च एंड जो एनालिसिस मैंने किया है उसके बेसिस पे मैं आपके साथ मेरी तरफ से एक फाइनल रिमार्क शेयर करूंगा, एक फाइनल इंसाइट मेरी तरफ से शेयर करूंगा, जो आपको हेल्प करेगा एचसीएल टेक के सेट को शॉर्टलिस्ट या रिजेक्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी अपन इनका डिस्कस करेंगे वाई ऑन वाई, इनके ग्रोथ पैरामीटर्स क्या रहे हैं रेवेन्यू टर्म में, EBITDA टर्म में और प्रॉफिट टर्म में। एक बार रेवेन्यू टर्म की पहले बात करते हैं। लास्ट ईयर क्वार्टर टू FY25 के अंदर इनका जो रेवेन्यू था वो था 28,862 करोड़ रुपए का। एंड जो इनका बिट्टा मार्जिन था लास्ट ईयर वो था 18.6%, और प्रॉफिट था 4,237 करोड़ रुपए, राइट। इस साल क्वार्टर टू FY26 के अंदर इनका जो रेवेन्यू आया है वो है 31,942 करोड़ रुपए का। मतलब वाई ऑन वाई 11% से रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। इस साल जो क्वार्टर टू FY26 के अंदर जो एबिटा मार्जिन रिपोर्ट किया है वो है 17.5%। मतलब इस क्वार्टर टू के अंदर इनका बिट्टा मार्जिन डिक्लाइन किया है लास्ट ईयर के क्वार्टर टू के कंपैरिजन में। कितना डिक्लाइन किया है? 0.9%, मतलब 90 बेसिस पॉइंट से इनका बिट्टा मार्जिन डिक्लाइन किया है। अब प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। दोस्तों इस बार क्वार्टर टू FY26 में जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया है वो है 4,235 करोड़ रुपए का। लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट था क्वार्टर टू के अंदर? 4,237 करोड़ रुपए का। मतलब प्रॉफिट लगभग सेम रहा है, एकदम फ्लैट रहा है। इसमें कोई ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिट के अंदर कोई डिग्रोथ नहीं है। तो दोस्तों यदि वाई ऑन वाई परस्पेक्टिव से नंबर्स को देखें तो रेवेन्यू अराउंड 10-11% की ग्रोथ है। EBITDA मार्जिन डिक्लाइन किया है, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट में कोई ग्रोथ नहीं है। तो एज सच वाई ऑन वाई परस्पेक्टिव से इनके नंबर्स उतना कुछ खास लग नहीं रहे हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर की। इस साल क्वार्टर वन FY26 के अंदर इनका रेवेन्यू था 30,349 करोड़ रुपए का। जबकि क्वार्टर टू के अंदर जो रेवेन्यू रिपोर्ट हुआ, जो मैंने डिस्कस किया अभी, 31,942 करोड़ रुपए का। मतलब क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इनके रेवेन्यू में 5.2% की ग्रोथ आई है। अब इबिट्टा टर्म की बात कर लेते हैं। इनका क्वार्टर वन के अंदर जो इबिट्टा मार्जिन था वो 16.3% था। अभी जो क्वार्टर टू में जो रिपोर्ट किया है वो है 17.5%। मतलब इनके इबिट्टा मार्जिन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.2% का इजाफा हुआ है। आप ये कह सकते हो 120 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट हुआ है इनके इबिट्टा मार्जिन में। अब इनके प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। क्वार्टर वन के अंदर इनका जो प्रॉफिट था वो था 3,843 करोड़ रुपए का। अभी क्वार्टर टू FY26 में जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया है वो है 4,235 करोड़ रुपए का। मतलब क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनके प्रॉफिट में 11% की ग्रोथ हुई है। आप ये देखो, रेवेन्यू में केवल 5% की ग्रोथ, प्रॉफिट में 11% की ग्रोथ। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका इबिट्टा मार्जिन इंप्रूव हुआ है। एंड जो मैनेजमेंट का इबिट्टा मार्जिन का जो गाइडेंस रहता है वो अराउंड 17% के आसपास में रहता है। लास्ट ईयर तक 19% के आसपास में रहता था। तो आप देखो, देखे होंगे FY22, 23, 24 के अंदर, 25 के अंदर इनका इबिट्टा मार्जिन अराउंड 19% का रिपोर्ट हुआ था। इस साल उन्होंने अपना इबिट्टा मार्जिन का गाइडेंस घटा दिया था। इसकी वजह से शेयर प्राइस काफी डिप कर गया था। तो केवल इबिट्टा मार्जिन का इंप्रूवमेंट हुआ है क्वार्टर वन से क्वार्टर टू के अंदर, तो प्रॉफिट थोड़ा ग्रोथ हुआ है 11% से। बट दोस्तों क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी इनका नंबर उतना कुछ खास अच्छा है नहीं। मतलब आप देखो, आईटी सेक्टर में इतने हेडविंड्स चल रहे हैं। लाइक जैसे अपन ने टीसीएस का जो रिजल्ट डिस्कस किया था, टीसीएस का जो क्वार्टर टू का रिजल्ट डिस्कस किया था, उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था। अमेरिका में यूएस की जो फेड रेट है अभी वो डाउन नहीं आई है। वो डाउन नहीं आई है, जिसकी वजह से वहां की जो बड़ी आईटी कंपनीज है उन्होंने जो अपना आउटसोर्सिंग का काम जो इंडियन आईटी कंपनीज को दे रखा है उसमें स्लोनेस आ रही है। लाइक वो अपना जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो बिल्कुल नहीं कर रही है, जिसकी वजह से इंडियन आईटी कंपनीज को बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी इंडियन आईटी कंपनीज का रेवेन्यू उस फास्ट पेस से ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो दोस्तों जब तक यूएस फेड रेट हाई रहेगा, लाइक अभी 4% के आसपास चल रहा है, जब तक वो हाई रहेगा, लाइक 3%, 4%, 3.5%, जब तक वो फेड रेट हाई रहेगा तब तक वहां की जो बड़ी आईटी कंपनीज है वो अपना काफी चंक ऑफ वर्क, यू कैन से, जो डिस्क्रिशनरी आईटी स्पेंडिंग है वो इंडिया की कंपनीज को आउटसोर्स नहीं करेगी। और उसकी वजह से इंडियन आईटी कंपनीज का रेवेन्यू ग्रोथ उतना नहीं आएगा। एंड रिसेंट में आपने तो न्यूज सुना होगा, ट्रंप ने एच वन बीजा वाला कुछ कंसेप्ट लाया है, जिसकी वजह से काफी आईटी कंपनीज को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये मेजर रीजन है क्यों हमारा आईटी सेक्टर इतना ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, क्यों हमारी आईटी सेक्टर की कंपनी इतनी ग्रोथ नहीं कर पा रही है। साथ ही साथ जो एआई वाला एंगल आया है, जिसकी वजह से काफी सारा काम, यू कैन से प्रोग्रामिंग कोडिंग का काफी सारा काम एआई कर देता है, जिसकी वजह से जो जितने लोग पहले होते थे उतने लोगों की अभी जरूरत नहीं है। तो आप ये देखो, जो यूएस वाली जो कंपनीज है जिनको काफी सारा काम आउटसोर्स करना था, उसमें से कुछ चंक ऑफ काम उनका एआई ही करके दे दे रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑब्वियसली इंडियन आईटी कंपनीज को आउटसोर्स नहीं करेंगे, जिसकी वजह से भी लाइक अपनी इंडियन आईटी कंपनीज में उतनी ग्रोथ नहीं आ रही है। तो दोस्तों इन समरी बोलना चाहता हूं मैं
अपना इंडिया का आईटी सेक्टर करंटली काफी बड़े हेडविंड से गुजर रहा है। एंड अभी फिलहाल तो ऐसा कोई रिलीफ दिख नहीं रहा है। जब तक यूएस अपना फेड रेट डाउन कर दे और काफी चीजें लाइक ईज होने लग जाए और ट्रम्प थोड़ा जो टैरिफ वाला एंगल है उसको थोड़ा नॉर्मल कर दें, जब तक सब चीजें इंप्रूव नहीं होंगी, जब तक न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलेंगे आईटी कंपनीज को, तब तक ऐसा उसमें कोई रेवेन्यू ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या आईटी सेक्टर सेकुलर कंज्यूमर ग्रोथ का पार्ट है? बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस के अंदर बताया है, सेकुलर कंज्यूमर ग्रोथ में कौन से बिजनेस आते हैं? वो बिजनेस आते हैं जिसके अंदर कोई कंपनी किसी एंड कस्टमर को अपना प्रोडक्ट और सर्विस बेचती है और तुरंत उसकी पेमेंट करता है। मतलब उस कंपनी का बहुत सारे लोगों के सर्विस या प्रोडक्ट यूज करने के थ्रू आता है। मतलब किसी एक बड़े क्लाइंट पे डिपेंडेंट नहीं है कि यहां से मेरा बड़ा रेवेन्यू या चंक आएगा। तो आईटी सेक्टर इससे बिलोंग नहीं करता है। सेकुलर कंज्यूमर ग्रोथ सेक्टर से बिलोंग करने वाले कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे रिटेल सेक्टर है, आपका हॉस्पिटल सेक्टर है, डायग्नोस्टिक बिजनेस है, आपका बैंकिंग एंड एनबीएफसी सेक्टर है, आपके इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेज हैं जहां पे इंसान अपनी तुरंत सर्विस लेता है और उसके ऑन द स्पॉट पेमेंट करता है और कंपनी को रेवेन्यू के अंदर उसका पैसा मिल जाता है, कोई रिसीवेबल्स की पंगा ही नहीं होता है। तो दोस्तों ये जो एचसीएल टेक है वो हमारे सेकुलर कंज्यूमर ग्रोथ वाली जो थ्योरी है उसमें पैरामीटर में शॉर्टलिस्ट होता ही नहीं है। बाकी के पैरामीटर भी देख लेते हैं। जो इनका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ का नंबर है वाई और वाई, हमने डिसाइड कर रखा है कि हम लोग उसी बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे जो एटलीस्ट 20% से ग्रोथ कर रहा होगा, उसका रेवेन्यू भी और उसका प्रॉफिट भी। तो वाई और वाई परस्पेक्टिव से इनका रेवेन्यू केवल 10% से ग्रोथ हुआ है, प्रॉफिट इनका फ्लैट है, तो इस पैरामीटर में एचसीएल टेक फिट नहीं बैठता है, तो यहाँ पे भी रिजेक्ट हो गया एचसीएल टेक। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की। ठीक है, वो 20% से ज्यादा है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ये भी पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है? नहीं, ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है। आपने देखा होगा मार्जिन श्रिंक हो गए थे। लास्ट ईयर इनके मार्जिन चल रहे थे इबिटा मार्जिन कुछ 19% के आसपास में। इस साल इनके मार्जिन आ रहे हैं 16-17% के आसपास में। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेज ना मिलने के बजाय उल्टा ऑपरेटिंग डिलीवरेज मिला है। हाँ, इस बिजनेस में एफआई जो डीआईएस की अच्छी खासी होल्डिंग है। अब बात करें तो फॉरवर्ड पैक रेशियो की, ऑल्दो यहाँ पे हमें फॉरवर्ड पैक रेशियो की बात नहीं करनी चाहिए बिकॉज इनका रेवेन्यू ग्रोथ 20% से कम है, प्रॉफिट ग्रोथ 20% से कम है। बट फिर भी एक बार हम लोग इनको फॉरवर्ड पैक की बात कर लेते हैं। अब इनका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगभग लगभग 22 के आसपास में है। यदि हम लोग इनके 10% की रेवेन्यू ग्रोथ 10% की प्रॉफिट ग्रोथ कंसिडर करें तो एक साल बाद में इनका जो फॉरवर्ड पी निकल के आता है वो अराउंड 20 के आसपास का निकल के आता है। तो आप ये देखो, 10% का ग्रोथ इंजन 20 की फॉरवर्ड पी पे ट्रेड कर रहा है, तो फॉरवर्ड पैक रेशियो कितना होके आएगा? 20/10 कितना निकल के आएगा? 2। तो फॉरवर्ड पैक रेशियो के रूप में ही इसका नंबर 2 आ रहा है। ऑल्दो जैसे आपने मेरे तरफ से सुना होगा कि यार मेरे को वो बिजनेस बहुत अच्छे लगते हैं जिनका फॉरवर्ड पैक रेशियो 1 से 2 के बीच में होता है। बट दोस्तों मैंने उसके अंदर ये भी कंडीशन लगा रखी है कि मेरे को उन्हीं बिजनेस का फॉरवर्ड पैक रेशियो 1 से 2 के बीच में अच्छा लगता है जिन बिजनेस का ग्रोथ रेट रेवेन्यू के टर्म में और प्रॉफिट के टर्म में वाई ऑन वाई एटलीस्ट 20% होता हो। बट एचसीएल टेक में ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों एज पर माई अंडरस्टैंडिंग एचसीएल टेक का बिजनेस हमारे जो शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया है उसके अंदर फिट होता नहीं है। तो मैं तो इन्वेस्टमेंट करूंगा नहीं एचसीएल टेक के अंदर। आई थिंक आपको पता लग ही गया होगा। एंड दोस्तों मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, यदि आपको अपनी कैपिटल कहीं पे डिप्लॉय करनी है तो वो बिजनेस पकड़ो ना जो किसी सेक्युलर कंज्यूमर ग्रोथ सेक्टर से बिलोंग करता हो, एटलीस्ट 20% या उससे अधिक की ग्रोथ कर रहा हो और उसका फॉरवर्ड पैक रेशियो 1 से 2 के बीच में हो। दोस्तों ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जिसके रिगार्डिंग मैंने वीडियोस बना के भी चैनल पे अपलोड भी किए थे। मेजरली बिजनेस आपके रिटेल सेक्टर से बिलोंग करने वाले हैं, कुछ वैल्यू फैशन सेगमेंट वाले हैं, कुछ रिटेल ज्वेलरी सेक्टर के स्टॉक्स हैं जिसके अंदर उनकी बिजनेसेस अराउंड 25, 30, 35, 40% से ग्रोथ कर रहे हैं और उनका फॉरवर्ड पैक रेशियो 1 से 2 के बीच में वेरी कर रहा है। तो दोस्तों बेटर ये रहेगा कि उन बिजनेस में से कोई एक बिजनेस पिक किया जाए जिसके शेयर में इन्वेस्टमेंट किया जा सके, रादर देन ये एचसीएल टेक और टीसीएस इस तरह के बिजनेसेस। बिकॉज इन बिजनेस के अंदर करंटली कोई ग्रोथ तो है नहीं। हाँ, अब बहुत से लोग बोलेंगे कि इनका शेयर प्राइस अराउंड 20, 30, 35% से ड्रॉप्ड है तो हमें पिक कर लेना चाहिए। यदि हम लोग अभी शेयर प्राइस पिक करेंगे तो हमें 1-2 साल बाद वापस अपनी लाइफ हाई पे आएगा तो हमें अराउंड 30, 40, 50% का रिटर्न मिल जाएगा। दोस्तों इस वैल्यू इन्वेस्टिंग के चक्कर में मत रहो। मैं आपको बारी बारी से बोल चुका हूँ, वैल्यू इन्वेस्टिंग के चक्कर में आप महीनों तक पड़े रहते हो। जब तक उस बिजनेस के अंदर वापस सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ 20% से ऊपर नहीं आएगी, वो शेयर उतना तेजी से ऊपर नहीं तोड़ेगा। तो अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो उस वैल्यू इन्वेस्टिंग के चक्कर में? अपना कैपिटल को आगे कंपाउंड होने से क्यों वेस्ट कर रहे हो उस वैल्यू इन्वेस्टिंग के चक्कर में? तो दोस्तों एक बार बिजनेस को दोबारा रिसर्च करना स्टार्ट करो। रिटेल सेगमेंट में बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिसके अंदर बिजनेस की ग्रोथ 30-40% से हो रही है, उन बिजनेस को पिक करो यार। वहां पे डेफिनेटली आपके बिजनेस का रेवेन्यू ग्रोथ 30-40% से ऊपर आ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ 30%-40% से ऊपर आ रहा है। वहां पे डेफिनेटली आपका शेयर प्राइस जितना बिजनेस ग्रोथ करेगा उस हिसाब से आपका शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली दौड़ जाएगा। तो दोस्तों आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। एंड यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना बिकॉज अभी Q2 के अर्निंग सीजन स्टार्ट हो गया है। बहुत सारी कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे
उनमें से जो हाई ग्रोथ वाली कंपनीज होगी उनके क्वार्टर 2 का रिजल्ट एनालिसिस करके वीडियो बना के मैं चैनल पे अपलोड करने वाला हूं, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।